हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल मॉडर्न इंग्लिश क्लासेस पर। आज मैं जिस टॉपिक की बात करने चल रहा हूँ वो है वर्ब। वर्ब क्या है, कितने तरह के होते हैं ये, और किस सेंटेंस में इनको किस तरीके से प्रयोग किया जाता है, पूरे एक वीडियो में ये सब हम देखेंगे। आइए शुरू करते हैं अपने टॉपिक वर्ब को। सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि वर्ब क्या है। बहुत सी डेफिनेशन आपको पता होगी, आप जानते होंगे, लेकिन वर्ब की मैं सबसे छोटी डेफिनेशन आपको दे रहा हूं। वर्ब इज एन एक्शन, जो किसी एक्शन की बात करता है, जो किसी स्थिति की बात करता है, जो किसी अवस्था की बात करता है, वो वर्ब होता है। जैसे कोई भी व्यक्ति या वस्तु किस स्थिति में है, क्या कर रहा है या कर रही है, जहां से इस बात का पता चलता है हमको, उसी को वर्ब कहते हैं, जिसको हिंदी में क्रिया कहा जाता है। जैसे लता प्लेज, लता नाउन है और इसके साथ में जो वर्ब आई है वो है प्ले, जिसके साथ में एस ऐड किया गया है। इस पर हम बात करेंगे अपने अगले वीडियो में, जब मैं आपको टेंस डिस्क्राइब करूंगा तब, कि एस और ई एस कहां पर ऐड करते हैं और उनके लिए किन तरह की शर्तों को फॉलो करना होता है। तो हम देख रहे हैं लता प्लेज, लता क्या करती है, खेलने का काम है उसका, खेलती है। इसी तरीके से ही लाफ्स, वो क्या करता है, हंसता है। तो ये क्या हो गया कि एक सब्जेक्ट है हमारे पास नाउन के रूप में, वहीं पर दूसरी वर्ब है। इसका मतलब इसी के साथ साथ मैं आपको एक चीज और क्लियर करता चलूं कि किसी भी सेंटेंस के लिए जो मैंडेटरी होता है, सेंटेंस फॉर्म करने के लिए जो चीजें मैंडेटरी हैं, वो सब्जेक्ट होता है और उसके साथ में अगर वर्ब है तो हमारा सेंटेंस बन जाता है। जैसे ही लाफ्स, लता प्लेज। अब हमने इन दो एग्जांपल में ये देखा कि सब्जेक्ट के साथ में एक वर्ब आई है, पहले सेंटेंस में प्लेज है और दूसरे में लाफ्स है। सेंटेंस का पूरा अर्थ आ रहा है, और सेंटेंस को मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which has complete sense, which has complete meaning, वही सेंटेंस होता है। और इसका पूरा सेंटेंस है लता प्लेज, लता खेलती है, खेलने का काम हो रहा है। वहीं पर हमने दूसरे सेंटेंस में देखा ही लाफ्स, वो हंसता है, हंसने का काम हो रहा है। तो ये वर्ब है, जो बताया मैंने आपको कि वर्ब इज एन एक्शन, जहां पर किसी काम का होना दिखाया जाता है, जहां पर किसी अवस्था की स्थिति के बारे में बात की जाती है, वो वर्ब होता है। अब आगे बढ़ें, इससे पहले मैं आपको वर्ब की कितनी फॉर्म होती हैं इसके बारे में बता दूं। वर्ब के 3 फॉर्म हैं जनरली, जिनको पहले जानना चाहिए, फिर इसके बारे में और हम बात करेंगे। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म क्या है किसी वर्ब की, जैसे हमने एक वर्ब ले ली, तब तक आप सोचते रहिए कि कौन सी वर्ब ली जाए। जैसे हमने एक वर्ब ली बाइट, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई बाइट, और इसके साथ में सेकंड फॉर्म जब बनती है इसकी, तो वो है बिट, और थर्ड फॉर्म है बिटन। ऐसे ही एक वर्ब और लेते हैं, गो, सेकंड फॉर्म इसकी है वेंट, और थर्ड फॉर्म है गॉन। ये तो हो गया जनरल बोलचाल की भाषा में हम जब बात करते हैं फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म की। जब इसको हम ग्रामर की लैंग्वेज में बात करने चलते हैं, तब इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट फॉर्म, सेकंड को बोलते हैं पास्ट फॉर्म।
वहीं पर जिसको हम थर्ड फॉर्म कह रहे थे वो है परफेक्ट फॉर्म। ये ग्रामर की लैंग्वेज में हम कह तो देते हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म, लेकिन जब ग्रामर की लैंग्वेज में बात करते हैं तो प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और परफेक्ट फॉर्म इस तरीके से। इसी के साथ में एक फॉर्म और बनती है जिसको इंग फॉर्म जानते हैं हम लोग। जैसे एक वर्ब हमने लिया गो, आईएनजी ऐड किया इसमें, ये हो गया गोइंग। जैसे एक वर्ब हमने लिया लुक, इसमें हमने आईएनजी ऐड किया, हो गया लुकिंग। ये होती है वर्बी फॉर्म। ऐसे ही एक वर्ब लेते हैं ब्लेस। ब्लेस और इसमें आईएनजी ऐड किया तो हो गया ब्लेसिंग। इसको फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। ये ग्रामर के अंदर जब वर्ब पढ़ते हैं तो इसको फोर्थ फॉर्म के नाम से जाना जाता है। तो ये होती है वर्ब की फॉर्म। अब इसके बाद में अब हम बात करने चल रहे हैं कि वर्ब के काइंड कितने हैं, वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, और एक एक करके हम समझेंगे और जानेंगे कि वर्ब कितने तरह की होती है। अभी इस वीडियो में मैं आपको कोशिश कर रहा हूं कि एक एक करके बाइफरकेट करके बताऊं जिससे कि समझना आसान हो जाए। जैसे वर्ब तीन तरह की हैं। जो फर्स्ट टाइप है उसको बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। सेकंड जो टाइप है उसको बोलते हैं नॉन फाइनाइट, और जो थर्ड टाइप है उसको बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। इस तरीके से वर्ब तीन तरह के हो गए, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। अब फाइनाइट वर्ब भी चार अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड है। जो फर्स्ट पार्ट है फाइनाइट वर्ब का वो है इंट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव वर्ब। जो सेकंड पार्ट है वो है ट्रांजिटिव वर्ब, और जो इसका थर्ड पार्ट है वह है लिंकिंग वर्ब। फोर्थ पार्ट को कहते हैं फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब। तो इस तरीके से फाइनाइट वर्ब को चार अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट पार्ट है वो है इंट्रांजिटिव, सेकेंड पार्ट है ट्रांजिटिव वर्ब, थर्ड पार्ट है लिंकिंग वर्ब और फोर्थ पार्ट है फ्रेजल वर्ब। नॉन फाइनाइट और ऑक्सिलरी वर्ब इसकी चर्चा हम अपने वीडियो में बाद में करेंगे। पहले हम फाइनाइट वर्ब समझते हैं क्या है और ये कितने तरह के हैं, ये मैंने बता दिया। एक एक करके इनको एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। फाइनाइट वर्ब क्या होता है? फाइनाइट का मतलब होता है कंप्लीट। फाइनाइट की मीनिंग है कंप्लीट, ऐसी वर्ब जो कंप्लीट होने का सेंस देती है। ये मेन वर्ब भी होती है, और जब ये किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ में किसी सेंटेंस में यूज की जाती है, हेल्पिंग वर्ब के साथ में जब फाइनाइट वर्ब आ जाती है तो ये हो जाती है प्रिंसिपल वर्ब। फिर इसको प्रिंसिपल वर्ब के नाम से जानते हैं। फाइनाइट की मीनिंग कंप्लीट, इसको मेन वर्ब भी बोलते हैं। जब ये हेल्पिंग वर्ब के साथ में यूज की जाती है तो प्रिंसिपल वर्ब के नाम से उसको जानते हैं। इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करें कि फाइनाइट वर्ब क्या है, कितने प्रकार के हैं। तो इसका पहला प्रकार जो मैंने अभी आपको बताया था फाइनाइट वर्ब का, वो मैंने बताया वो है इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव का मतलब क्या है? इंट्रांजिटिव का मतलब होता है अकर्मक, अकर्मक क्रिया। ये क्या होता है? अकर्मक क्रियाएं ऐसी क्रियाएं होती हैं
जिनके साथ में ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब होती है जिनके साथ में कर्म या ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे रमेश सिंग्स, रमेश गाता है। सीता लाफ्स, सीता हंसती है। ये ऐसे वर्ब हैं जिनके साथ में ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। बिना ऑब्जेक्ट के भी ये काम करते हैं। ऐसी वर्ब को इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। यही वर्ब जो दूसरा प्रकार है फाइनाइट वर्ब का, वो है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या है? जिसको बोलते हैं सकर्मक क्रिया। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या है? सकर्मक क्रिया से मतलब है ऐसी क्रियाओं से जो अपने साथ में ऑब्जेक्ट लेती हैं। इसका मतलब कि जिनके साथ में ऑब्जेक्ट आता है, आना जरूरी होता है, आता है, तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं। ट्रांजिटिव वर्ब जैसे सी रीड्स अ नॉवेल, वह पढ़ती है। क्या पढ़ती है? तो उसका उत्तर हमने क्या दिया? नॉवेल। ये आंसर है। ये क्या हो गया? ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो ट्रांजिटिव वर्ब ऐसी क्रियाएं हैं, सकर्मक क्रियाएं ऐसी क्रियाएं हैं जिनके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। जैसे एक एग्जांपल में हमने अभी देखा, एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। रश्मि राइट्स अ लेटर। रश्मि राइट्स अ लेटर, ये नाउन है हमारा, और नाउन में भी किस तरह का नाउन? ये प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन क्या है? रिवाइज करते हैं एक बार फिर से। पर्टिकुलर नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी का व्यक्तिगत नाम है, किसी वस्तु का, व्यक्ति का, किसी स्थान का, वो प्रॉपर नाउन होता है। तो ये किसी का व्यक्तिगत नाम है रश्मि, ये वर्ब है। और ये पार्ट क्या है? रश्मि लिखती है। क्या लिखती है? जैसे ही हमने सवाल किया है कि रश्मि क्या करती है, क्या लिखती है, तो हमको उत्तर मिला अ लेटर। ये हमारा इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। तो ट्रांजिटिव वर्ब वो क्रियाएं हैं जो अपने साथ में कर्म लेती हैं, ऑब्जेक्ट आता है उनके साथ में। अब जो तीसरा प्रकार है वर्ब का, वह है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब किनको कहते हैं? थर्ड टाइप में लिंकिंग वर्ब। और लिंकिंग वर्ब क्या है? लिंक का मतलब होता है जोड़ना, ऐड करना, कनेक्ट करना, कनेक्टिविटी बताना। तो ऐसी क्रियाएं जो कनेक्ट करने का काम करती हैं, जो कनेक्टिविटी बताती हैं, उनको लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। ये जनरली दो तरह की होती हैं। एक तो बी का फॉर्म होता है और एक होता है एक्सेप्ट बी। बी क्या है? जनरली जो हेल्पिंग वर्ब्स है ना हमारी, उसका मेन पार्ट है बी। बी होता है, एक हैव होता है और एक डू होता है। ये तीन हैं। तो पहले बी देखते हैं क्या है। इज, एम, आर, वाज, बर, ये जनरली ये होती हैं। इसके साथ में ऐड किया जा सकता है बी, बीन और बीइंग को। ये बी की फॉर्म है। ये दूसरा क्या है? एक्सेप्ट बी।
जो जिसमें बी का फॉर्म नहीं है। जैसे जब हम बी की बात करते हैं तो इसके एग्जाम्पल भी आपको बताते चलें। बी के फॉर्म में जैसे ही इज अ डॉक्टर, यहां पर इज बी का फॉर्म है, इस सेंटेंस में यूज किया गया है। और देखें हम ना, समझने की कोशिश करें, थोड़ा ध्यान दीजिए। इस सेंटेंस में कहीं भी और कोई वर्ब नहीं आई है। तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है ना, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, जिसको हम बी कह रहे हैं, उसी का एक पार्ट हमने यहां लिया है। यही हमारी हेल्पिंग वर्ब है और यही हमारी इस सेंटेंस में मेन वर्ब है। दोनों का काम कर रहा है। वह क्या है? डॉक्टर, और वो डॉक्टर है। तो प्रिंसिपल वर्ब का काम, मेन वर्ब का काम, हेल्पिंग वर्ब का काम, सब कुछ इज कर रहा है। ये बी की फॉर्म होती है। वहीं पर एक्सेप्ट बी जब हम करते हैं, जैसे ग्रो, लुक, बिकम, ये ऐसी वर्ब हैं जो लिंकिंग वर्ब होती हैं, जोड़ने का काम करती हैं। ये लिंक करने का काम इनका होता है। और किस तरीके से ये लिंक करती हैं किसी सेंटेंस को, आप देखिए एग्जाम्पल में। जैसे मिल्टन, मिल्टन का नाम तो सबने सुना होगा। बिकेम ब्लाइंड, मिल्टन बिकेम ब्लाइंड। मिल्टन की स्थिति बताई जा रही है। क्या स्थिति हो? वर्ब क्या है? जो किसी की स्थिति बताए, किसी की अवस्था बताए, वो वर्ब है। मिल्टन क्या हो गया? अंधा हो गया, ब्लाइंड हो गया। When he was only 44 years old, he became blind. He wrote in his poem. एक और एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करें। He seems tired. वह महसूस करता है। क्या क्या महसूस करता है? टायर्ड, थका हुआ महसूस करता है। तो ये लिंकिंग वर्ब है जो कनेक्ट करने का काम करती हैं, जिनका काम जोड़ने का होता है। एक तो बी की फॉर्म में होती हैं और दूसरी एक्सेप्ट बी होती हैं, जिनके एग्जाम्पल देके मैंने आपको समझाने की कोशिश की। इसके बाद में जो फोर्थ फॉर टाइप्स ऑफ वर्ब है फाइनाइट की। अभी स्पेशली मैं फाइनाइट वर्ब की बात कर रहा हूं। उस वर्ब को कहते हैं फ्रेजल वर्ब। फोर्थ काइंड ऑफ फाइनाइट वर्ब इज फ्रेजल। फ्रेजल वर्ब का क्या मतलब है? आप मेरे पहले वीडियो में जाइए और वहां देखिए। सबसे पहले मैंने बताया था कि जो इंग्लिश ग्रामर जहां से स्टार्ट होता है ना, जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है ग्रामर की, वो लेटर मैंने बताया था। और फिर कंबाइन किया गया जब लेटर्स को, तब वर्ड मिला। और जब वर्ड्स को कंबाइन किया फिर मैंने ना, तो इस बार सेंटेंस। लेकिन ये बीच में आप स्पेस देख रहे होंगे। ये स्पेस क्यों दिया गया? ये स्पेस इसलिए दिया गया कि वर्ड्स को ही कंबाइन करने के बाद में फ्रेज बनता है। और फ्रेज क्या होता है? फ्रेज और सेंटेंस में एक छोटा सा डिफरेंस है, बहुत बेसिक डिफरेंस है। फ्रेज में वर्ब नहीं होती है। फ्रेज में वर्ब नहीं होती है। सेंटेंस में वर्ब होती है। फ्रेज में वर्ब नहीं होती है, सेंटेंस में वर्ब होती है। ये एक बेसिक सा डिफरेंस है। दोनों के डिफिनीशन में बस इतना सा अंतर है। ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स दैट हैज कंप्लीट सेंस, ये सेंटेंस है। वहीं पर फ्रेज के डेफिनेशन में अ ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स दैट हैज सेंस, सिर्फ कंप्लीट का डिफरेंस है। क्योंकि जैसे ही फाइनाइट वर्ब आएगी किसी सेंटेंस में, कंबाइन करेंगे जब वर्ड्स को और वर्ब आएगी तो सेंटेंस बन जाएगा। वर्ब
को हमने हटा दिया तो फ्रेज बन जाता है। अब हमारा जो टॉपिक है वो फ्रेजल वर्ब है। तो फ्रेज समझ में आ गया होगा क्या है। कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट हैज सेंस दैट इज कॉल्ड फ्रेज। फ्रेजल वर्ब क्या है? कभी कभी क्या होता है कि वर्ब तो हमारे पास है, वर्ब है हमारे पास, लेकिन फ्रेजल वर्ब नहीं है। आइए बनाते हैं। वर्ब के साथ में प्रेपोजिशन को ऐड किया और हमने बना लिया फ्रेजल वर्ब। वर्ब के साथ में जैसे ही हमने कोई प्रीपोजिशन ऐड किया, फ्रेजल वर्ब हमको मिल गया। अब एक वर्ड लेते हैं और उस वर्ड के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं कि फ्रेजल वर्ब किस तरीके से एक्चुअल वर्ड जो है वर्ब की उसकी मीनिंग को चेंज कर देता है। जैसे एक वर्ड है ब्रेक। ब्रेक ब्रेक का क्या मतलब है? तोड़ना। लेकिन जैसे इसके साथ में इनटू प्रीपोजिशन ऐड किया, अब इसकी पूरी मीनिंग ही चेंज हो गई भाई। अब ये हो गया सेंध लगाना। सेंध लगाना जानते हो ना? किसी के घर की दीवार को तोड़िए और बिना परमिशन के घुस जाइए, वो सेंध लगाना होता है। मीनिंग कैसे बदली? वर्ब है ब्रेक, तोड़ना, इनटू प्रीपोजिशन ऐड किया, पूरी की पूरी मीनिंग ही चेंज हो गई। अर्थ का जैसा हमने समझा था वो नहीं रहा, बल्कि सेंध लगाना हो गया, बिना परमिशन के घर के अंदर घुस जाना दीवार को तोड़कर। तो ये होता है फ्रेजल वर्ब में। जब हम देखते हैं कि वर्ब के साथ में जैसे ही हमने एक प्रीपोजिशन ऐड किया, तुरंत ही इसकी मीनिंग बदल गई। जैसे इसी वर्ड को हम एग्जाम्पल के माध्यम से और समझते हैं। जैसे ब्रेक इनटू, मीनिंग क्या हुई? सेंध लगाना। इसको एक सेंटेंस में पिरोना है, यूज करना है। सेंटेंस में किस तरीके से बनाया जाए? जैसे सम थीव्स broke into his house last night. Some thieves broke into his house last night. कुछ अच्छे लोग आए जो सिर्फ रात को काम करते हैं और घर के अंदर घुसे। कैसे? ब्रोक इनटू, घर की दीवार को तोड़ा, सेंध लगाया और अंदर घुस आए उसके। कब? अभी पिछली रात की तो बात है। एक और वर्ड लेते हैं हम इसके साथ में और देखते हैं कि किस तरीके से प्रीपोजिशन के ऐड होने के साथ मीनिंग चेंज हो जाती है। जैसे कॉल। कॉल का मतलब बुलाना या पुकारना। बुलाना या पुकारना। लेकिन इसके साथ में जैसे ही हमने एक प्रीपोजिशन ऐड किया तो इसकी मीनिंग बदल जाती है। जैसे हमने इसके साथ में ऐड किया आउट, अब वर्ड हमारा बन गया कॉल आउट। ये हो गई वर्ब। और किस तरह की वर्ब हो गई? फ्रेजल वर्ब हो गई। हम फ्रेजल वर्ब की बात कर रहे हैं। जब किसी वर्ब के साथ में कोई प्रीपोजिशन ऐड हो जाता है तो उसकी मीनिंग कैसे चेंज होती है, इस दिशा में बात चल रही है। कॉल आउट एक वर्ड मिल गया हमको फ्रेजल वर्ब के रूप में, जिसकी मीनिंग क्या हो गई? किसी को कुश्ती के लिए ललकारना। आओ, दम है ना, आओ बैठ के देखते हैं मैदान में, कुश्ती के मैदान में आओ। कॉल का मतलब बुलाना, कॉल आउट का मतलब कुश्ती के लिए किसी को ललकारना या बुलाना। अब इसको किसी सेंटेंस में पिरोने की कोशिश किया जाए, एक सेंटेंस इसका बनाया जाए।
जैसे रुस्तम, रुस्तम went and stood, Rustam went and stood in front of the enemy soldiers and called out. Rustam went and stood in front of the enemy soldiers and called out to सोहराब। हो सकता है कुछ लोगों ने ये कहानी पढ़ी हो, मैंने तो बहुत पहले पढ़ी थी कि दो भाई थे रुस्तम और सोहराब, और प्रॉपर्टी को लेकर के वो दोनों अलग हो गए और युद्ध करते हैं। दोनों अलग अलग आर्मी में ज्वाइन कर लेते हैं और दोनों ठीक आमने सामने इन फ्रंट हैं बिल्कुल, और एक दूसरे को ललकार रहे हैं। किस लिए? कॉल्ड आउट, कुश्ती के लिए। आओ और लड़के देखते हैं किसके अंदर कितना है दम। तो ये होता है फ्रेजल वर्ब। जब किसी वर्ब की बेस फॉर्म के साथ में एक प्रीपोजिशन ऐड हो जाता है तो उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है, इसको बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं बात करूंगा नॉन फाइनाइट वर्ब की, वो क्या है, और फिर उसी वीडियो के साथ में बात करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब की, ये कितने तरह की होती हैं और इनका क्या यूज होता है सेंटेंस के अंदर। आप सबसे एक गुजारिश है मेरी, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में, सब्सक्राइब करिए